दोस्तों रिसेंटली ट्रंप की चाइना में एक बायलैटरल मीटिंग हुई है। ट्रंप ने इसे G2 बोला है, यानी बस यही दोनों देश दुनिया के फन्ने खा हैं। World's two biggest economies have wrapped up trade talks in South Korea. The leaders made a number of decisions on tariffs and trade. It has finally happened. The Trump-Xi Jinping summit. The presidents of the US and China met this morning in South Korea. The meeting lasted an hour and 40 minutes. One angle of discussion is a potential deal to save TikTok in the US. ध्यान दीजिए, ट्रंप की ये मुलाकात उनके हार्ड रुख को नरम करती है। जाहिर सी बात है कि चीन ने जिस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया है और एक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल किया है, वो अमेरिका ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि चाइना ऐसा करेगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने जरूर समझाया होगा कि आंच ज्यादा तेज मत करिए दादा, दाना जल जाएगा तो दोनों भूखे मरेंगे। लेकिन भारत के लिए भी ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि अमेरिका की चीन के साथ इस डील ने चीन को दुनिया की नंबर 1 ग्लोबल पावर बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। ये भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी अफेक्ट करता है। ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी का क्या हाल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के मित्र देशों को जलील करने के बाद ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया जो परमाणु युद्ध में भी बदल सकता था। अब न तो भारत और न ही खुद अमेरिका में उनकी बातों का कोई असर रहा है। फिर भी अपनी इस यात्रा के दौरान ट्रंप ने दोबारा इस बात को दोहराया। अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रंप की तरफ से एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है, जहां वो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन, उसके ग्लोबल सप्लाई से लेकर हमारे मिलिट्री विल को भी गिराना चाहता है। चाहे वो मुनीर को चने के झाड़ पर चढ़ाना हो या फिर पाकिस्तान के पीएम को अपनी गोदी में बिठाना हो। यही रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से किसी भी तरीके का स्टेज यानी मंच साझा करने से बचते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में भी जाने से मना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन देने का ऑप्शन चुना। ट्रंप जैसा नेता अमेरिका जैसी इकलौती सुपर पावर के सबसे बड़े पद पर बैठा है, लेकिन वहां बैठने के बाद भी जिस हिसाब से बंदा झूठ पर झूठ बोल रहा है, क्या गारंटी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के बाद वो और झूठ नहीं बोलेगा। एक ऐसा आदमी जो दुनिया के देशों को कुछ ना समझता हो, जिसने पूरे यूरोप के देशों को ह्यूमिलिएट करने का एक मौका ना छोड़ा हो, वैसे आदमी से मजबूरी में ही सही लेकिन बात तो करनी होती है। भारत ने इसका सबसे असरदार और प्रैक्टिकल रास्ता यही निकाला कि जहां भी हमारे हित की बात हो वहां पीएम मोदी सीधे एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे। वहीं ट्रंप के झूठ का जवाब हमारा विदेश मंत्रालय देता रहेगा। भारत की स्ट्रैटेजिक साइलेंस ने भी ट्रंप को परेशान किया। अब यही डर जिनपिंग को भी था कि अगला कब गले न पड़ जाए। अब जब चीन में जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई तो भारत के लिए भी एक मैसेज था। दरअसल पिछले महीने चीन के अंदर भारत, रशिया और चीन के नेताओं की मुलाकात से अमेरिका का थिंक टैंक ट्रिगर हुआ। यूएसए जानता है कि दुनिया की सप्लाई चेन में चीन एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। भले ही अमेरिका खुद को दुनिया का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना मानता हो, लेकिन सच यही है कि चीन ही एक ऐसा देश है जो नियर फ्यूचर में उसको पीछे कर सकता है। ऐसे में ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी में चाइना के ऊपर टैरिफ वॉर करना वहां के लीडरशिप के लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। यही रीजन है कि टप्पू भाई को कोट पैंट पहनाकर चीन भेजा गया कि भाई साहब जाकर अपना फैलाया रायता समेटो, और चचा ने ठीक इसके बाद चीन से 10% टैरिफ कम कर लिया। अब सवाल यह कि अमेरिका और चीन की इस डील में हुआ क्या और इसका असर क्या होने वाला है। देखिए, इस यात्रा में चीन और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील हुई है जिसमें ट्रेड, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे कई इंपॉर्टेंट मुद्दे शामिल थे। यह यात्रा ट्रेड वॉर, सप्लाई चेन, फेंटेनिल, रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल प्रेजेंस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करने की दिशा में काफी लॉन्ग टर्म प्लान के साथ तैयार की गई। अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में कई सालों से एक गतिरोध देखा जा रहा था। इस यात्रा में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधे बातचीत करके फेंटेनिल संबंधी टैरिफ घटाने, रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई को स्टेबल रखने और टिकटॉक जैसे कंट्रोवर्शियल टेक प्लेटफॉर्म्स के मुद्दे हल करने की कोशिश की। इसमें एक बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ट्रंप की इस हरकत की वजह से मुसीबत में। दरअसल भारत और यूरोप की ऑटोमोबाइल कंपनियों में कार के बॉडी पार्ट्स और असेंबलिंग को लेकर काफी पार्टनरशिप्स हैं। ट्रंप और चाइना की इस बैठक में अमेरिका ने अपना मतलब तो निकाल लिया, लेकिन ट्रंप का पिछलग्गू बना यूरोप अभी भी उन टैरिफ को एंजॉय कर रहा है जो ट्रंप को यही कह रहा है। क्या कह रहा है? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग ने फेंटेनिल की सप्लाई कम करने का वादा किया, जिससे अमेरिका की ओपियोइड क्राइसिस पर कंट्रोल की उम्मीद। अब अमेरिका के लिए क्राइसिस क्या है? दरअसल अमेरिका का एक गंभीर पब्लिक हेल्थ थ्रेट है जो नशीली दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल और उनकी आदत लग जाने की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। इसका मेन रीजन ओपियोइड दवाइयों, खासकर फेंटेनिल और सिंथेटिक ओपीडी के गैरकानूनी और अनुचित उपयोग से शुरू होता है। ये दवाएं दर्द को कम करने के लिए यूजफुल होती है, लेकिन इसमें नशा पैदा करने की क्षमता होती है। अमेरिका में इन दवाओं की वजह से नशे की लत बढ़ी है, जिसकी ओवरडोज की घटनाएं आई हैं। फेंटेनिल जो कि मॉर्फिन से 50 गुना और हेरोइन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, इस क्राइसिस का मुख्य कारण है। यह दवा अवैध रूप से मेक्सिको स्थित ड्रग कार्टेल्स के जरिए अमेरिका में पहुंचाई जाती है, जिनके कच्चे केमिकल्स चीन से आते हैं। 2022 में अमेरिका में 1 लाख से अधिक ड्रग ओवरडोज मौतें हुई, जिसमें 70% फेंटेनिल के कारण थी। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और पंजाब जैसे इलाकों में कई बार इन्हीं दवाओं के गैर कानूनी सप्लाई और बॉर्डर पार से तस्करी की खबरें भी आपने सुनी होंगी। अब आप लोग ज्यादा समझदार हैं ये समझने में कि भारत के अंदर नशे की खेप पहुंचाने में सिर्फ पाकिस्तानी इकलौता नहीं है। इसके साथ ही ट्रेड डील के मद्देनजर चाइना ने 1 साल के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को खोला है, जिससे ग्लोबल इंडस्ट्री जैसे मिसाइलों, फाइटर जेट्स आदि का प्रोडक्शन अफेक्ट होता था। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स 17 मिनरल्स का वो ग्रुप है जिसमें नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, यूरोपियम जैसे मिनरल शामिल है। ये अपनी क्वालिटीज की वजह से स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइन, मिसाइल गाइडेंस, रडार प्रणाली और हाई टेक्नोलॉजी के रक्षा उपकरणों के लिए इंपॉर्टेंट है।
चाइना ने इसी की सप्लाई रोकी थी, जिसकी वजह से अमेरिका को झुककर चीन तक आना पड़ा, क्योंकि ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई चेन में चीन की लगभग मोनोपोली है। ग्लोबल प्रोडक्शन में चाइना का कंट्रीब्यूशन लगभग 60% माइनिंग और 85% प्रोसेसिंग के साथ है, जिससे दुनिया की ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स तैयार होते हैं। हालांकि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कम है। चीन की सप्लाई चेन डोमिनेंस का मुकाबला करने के लिए भारत को तेजी से रेयर अर्थ मिनरल्स के इंपोर्ट और डोमेस्टिक माइनिंग को एक्सपांड करने की जरूरत है। इसीलिए भारत की सरकार इसको बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। रिसेंटली इसके लिए 7300 करोड़ की नई स्कीम भी लॉन्च की गई है। एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अभी भी इतनी तेजी इसलिए नहीं आई है क्योंकि इसकी माइनिंग करने में काफी लोगों की जरूरत होती है और ऐसे केमिकल्स इसमें से निकलते हैं जिसके संपर्क में आने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान चीन ने ये सारे काम अपने नागरिकों से करवाए, जब भारत अपनी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को और मजबूत कर रहा था। सोचिए, अब वैसे इस डील में बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन दुनिया को अफेक्ट करने वाली ये ऐसी दो चीजें जिस पर भारत को भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस डील ने चाइना की ग्लोबल ताकत को और बढ़ाया है। अमेरिका जैसा देश जब चीन के सामने सीधे झुक रहा है, इसका मतलब है कि अब दुनिया भी फिर से सोवियत संघ और अमेरिका की तरह एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जहां दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां दुनिया चलाती थी। इस बार सोवियत संघ की जगह चाइना लेता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के लिए चीन पर डिपेंड रहना उसकी मजबूरी है। सबसे पहले तो अमेरिका को चीन का कोई अल्टरनेट अब तक मिला नहीं है। दूसरा ये कि चीन के साथ यूएस का बिजनेस इस तरह का है कि वो चीन के खिलाफ इतना ज्यादा अटैकिंग मोड पर जा भी नहीं सकता। इसका कारण भी खुद अमेरिका है। कैसे? देखिए, एक बहुत बड़ा सच है कि अगर अमेरिका साथ न देता तो चाइना कभी इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति न बन पाता। 1978 में चीन में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तब अमेरिका ने चीन को प्रायोरिटी पर रखा। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग ने चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में सबसे बड़ी नींव डाली थी। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, जिससे चीन की स्किल बढ़े और प्रोडक्शन क्वालिटी और बेहतर हो। भारत में स्किल डेवलपमेंट पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट 2014 के बाद से शुरू हुआ। चाइना ने अपनी हायर एजुकेशन पर खर्चा अपनी जीडीपी का लगभग 5.7% कर लिया है। इसमें भी जीडीपी का लगभग 4.3% सिर्फ डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है। सोचिए, 2020-21 तक अमेरिका का चीन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग $150 बिलियन का था, जो चीन के आर्थिक विकास का आधार बना। साल 2000 से साल 2020 के बीच चीन का जीडीपी लगभग $14 ट्रिलियन से बढ़कर $17 ट्रिलियन हो गया, जबकि इसी बीच अमेरिका का जीडीपी सिर्फ लगभग $24 ट्रिलियन रहा। चीन की तेज विकास दर ने उसे वैश्विक शक्ति का स्तर प्रदान किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि अमेरिका ने अपने आधे से ज्यादा प्रोडक्शन चीन को आउटसोर्स कर दिए थे। आज यह हाल है कि अमेरिका की चड्डी बनियान भी चाइना बनाता है। टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद से चाइना ने एआई वीडियो के माध्यम से अमेरिका का मजाक बनाया था, क्योंकि यह भी सच है कि चाइना को अपने मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज पर घमंड है, जो कि होना भी चाहिए। इसी बीच चाइना ने अपनी मिलिट्री फोर्स का भी मॉडर्नाइजेशन किया और अपने रक्षा खर्च को लगभग 250% तक बढ़ाया है। आज ये अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चीन की सैनिक क्षमता का स्तर 2025 तक अमेरिका के लगभग 70% तक पहुंच गया। खासकर मिसाइल, एयरक्राफ्ट और नौसैनिक जहाजों में चीन लगातार अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करता है। ऐसे में ये नाटो देश के लिए भी एक सबक है कि अगर उन्होंने अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया तो उनको भी चीन की दादागिरी से दो चार होना पड़ेगा। कोविड काल ने दिखाया कि किस तरह यूरोपियन देशों ने चाइना के सामने पीपीई किट लेने तक के लिए घुटने टेक दिए थे, लेकिन चीन फिर भी नहीं माना। अब भारत की बात करते हैं। ये मीटिंग भारत के लिए कितनी जरूरी थी? सबसे पहले यूएस और चाइना का साथ आना हमारे सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये बात सच है कि हमने पिछले कई सालों में अपने स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन इन दोनों ही देशों के इंटरेस्ट हमारे कंज्यूमर्स और हमारे मार्केट है। ये हर तरह से वो प्रयास करेंगे जिससे हमारी सरकार को झुकना पड़े और हमारा मार्केट इनके लिए ओपन कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसी खुदकुशी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इसका सीधा मतलब यही होगा कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ताला लगा देना। नीति आयोग जैसे संस्थानों और एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार भारत को डोमेस्टिक उत्पाद के साथ साथ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और रूस जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप की रणनीति भी अपनानी होगी। भारत ने पिछले वर्षों में अपने रक्षा बजट को भी स्ट्रॉन्ग किया है। 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ का बजट और ब्रह्मोस, तेजस, एलसीए, आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स भी विकसित किए। भारत ने फ्रांस के साथ एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन, रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम, इजराइल के साथ रैम्पेज मिसाइल जैसी रक्षा तकनीकों में भी पार्टनरशिप करके मल्टीपोलर पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ाया है। अब अमेरिका चीन डील भारत को वार्निंग है कि ग्लोबल मार्केट में बैकअप प्लान जरूरी है। वहीं अमेरिका के लिए ये एक और बड़ी कूटनीतिक चाल है। दरअसल इससे उसके दो मतलब सध जाएंगे। पहला तो सप्लाई चेन में अमेरिका को चाइना का साथ मिलेगा। वहीं जिस टैरिफ वॉर को छेड़कर ट्रंप ने दुनिया भर की इकोनॉमी की बैंड बजा रखी है, उसमें रूस को भी निशाना बनाया गया है। ट्रंप सिर्फ इस समय यह चाहता है कि किसी भी तरह शी जिनपिंग रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने की बात कर ले। इससे न सिर्फ रशिया का चीन से भरोसा टूटेगा, बल्कि चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट से भी रशियन एस्टैब्लिशमेंट के संबंध खराब होंगे। लेकिन चीन इस मामले में ज्यादा शाना है, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है। इधर भारत के पास एक ऐसा मौका है जो सदियों में एक बार आता है। 1947 के बाद यह पहला मौका है जब हम अपनी बदलती हुई दुनिया में एक जगह बना सकते हैं। हम अमेरिका और चाइना जैसे देशों से भले ही अर्थव्यवस्था के मामले में अभी पीछे, लेकिन जिस तरह का जियोपॉलिटिकल एज हमारे पास है, वो इन देशों और दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। मैन पावर से लेकर रिसोर्सेज तक हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने इस बार दुनिया को चौंकाया है। अब उसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर हमला करने की कई कोशिशें हो रही हैं। 100 बातों की एक बात है दोस्तों, जो भारत अब तक नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलता था, अब उसे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शनल वाली नीति को अपनाना चाहिए, अपना लिया है इनफैक्ट। यानी आप हमको कोई सामान दो और हमसे बदले में कोई सामान खरीदो। सीधी सी बात, सिंपल बिजनेस। यही भारत की विदेश नीति में भी साफ नजर आता है। बाकी देखना यह है कि आने वाले टाइम में बदलती हुई दुनिया में हमें और क्या क्या नए रंग देखने को मिलते हैं।